साईराम छात्रों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का भाग 2 लेकर आज मैं उपस्थित हुई हूँ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का एक ये प्रसिद्ध भाषण है जो कि मैं आपको पहले भाग में भी बता चुकी थी। और एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का ये हिंदी रूपांतरण है ललाई सिंह यादव जी ने किया था। जाति भेद का उच्छेद। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरह से बाबा साहेब ने बताने का प्रयास किया है कि किसी भी व्यक्ति का उसकी व्यक्ति को कोई भी काम हो उसकी कुशलता के आधार पर मिलना चाहिए, उसकी कैपेसिटी के आधार पर, उसकी क्षमता के आधार पर मिलना चाहिए, ना कि उसकी जाति के आधार पर। अगर ऐसा हुआ तो भूखे मरने की नौबत उन्हें आ जाएगी। मैं आपको मेरी कल्पना का आदर्श समाज पढ़ा रही थी छात्रों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको समझाऊंगी और वही कि आज मैं भाग 2 भी आपको समझा रही हूँ। मेरी कल्पना का आदर्श समाज में उन्होंने बात की है स्वतंत्रता की, समता की और भ्रातृत्व की। भ्रातृत्व, स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम, समानता, एक समान होना, और भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा। उन्होंने बताया है बाबा साहेब ने कि मैं ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ जहाँ पर सभी के लिए स्वतंत्रता हो, सभी के लिए समानता हो, कि कोई समाज में अमीर है या गरीब है, कोई उच्च वर्ग का है या निम्न वर्ग का है, उन सब के लिए ही समान अधिकार हों और सभी भाईचारा से रहें। किसी को भी किसी की स्वतंत्रता से कोई आपत्ति ना हो। कोई भी व्यक्ति एक गुलामी की तरह ना रहे। ऐसा समाज हो जिसमें कि हमेशा गतिशीलता होती रही। गतिशीलता मीन्स बदलाव होते रहें और हर कोई हर तरीके का परिवर्तन स्वीकार करता रहे। सभी को उनकी इच्छा के अनुसार काम मिले, उनकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता मिले और समाज में भाईचारा बना रहे। समाज में ऐसा भाईचारा हो जैसे दूध और पानी में होता है, ठीक है। यानी भेदभाव न हो, लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाला समाज होना चाहिए, वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार को छोड़कर। मीन्स वंश परंपरा की फॉर एग्जाम्पल कि उसके ख़ानदान में उसके दादा राजा थे तो उसका पोता भी राजा बनेगा, ऐसी पद्धति ऐसे समाज में नहीं होना चाहिए। कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होना चाहिए जिसके पास जितनी योग्यता है, जिसके पास जितनी कुशल योग्यता है वह उस पद पर जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहन भी मिलता है और क्षमता के अनुसार विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो पहले भाग में ये है कि सभी को समान अधिकार मिले, सभी भाईचारा से रहे और सभी को स्वतंत्रता मिले, ठीक है। आगे अंतिम भाग में भी वही कहते हैं कि व्यक्तियों के अंदर आपसी समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी सब व्यक्ति की आवश्यकताएं एक जैसी होती हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, और उसको उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी कैपेसिटी के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार ही वो सारे अधिकार मिलने चाहिए। साथ में ही बाबा साहेब कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो भेदभाव ना करे, सभी व्यक्ति एक जैसे रहें। और हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना है कि भेदभाव करते हैं, इसलिए भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो उत्तम व्यवहार के क्षेत्र में वे लोग बाजी मार लेंगे जिन्होंने उत्तम कुशल शिक्षा और शारीरिक ख्याति प्राप्त की है, इसलिए सबको ही समान व्यवहार मिलना चाहिए। वह आगे कहते हैं कि चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उन सबको समान ही व्यवहार मिलना चाहिए और समानता जो किसी भी परिस्थिति की दृष्टि से होनी चाहिए। तो अर्थात पूरे पाठ में उन्होंने एक भाव से जाति प्रथा का विरोध किया है। ऐसी समाज की कल्पना की है जिस समाज में भेदभाव न हो, सभी लोग एक समान हों और मनुष्य की क्षमता का आधार उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति के अंदर उसकी योग्यता होनी चाहिए और योग्यता
के अनुसार ही उसे कोई उपाधि मिलनी चाहिए। साथ में उन्होंने क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो पिछड़ा भी हो या उच्च वर्ग का हो, उसे भी समान अवसर मिलना चाहिए। जो भी व्यक्ति है उसकी योग्यता के अनुसार उसे अवसर मिलना चाहिए। और इससे हमारे समाज में क्या नहीं रहेगा, असंतोष नहीं होगा, आक्रोश नहीं होगा, और हमारे देश में हमारा देश क्या करेगा, विकास करेगा। अंतिम भाग में वो कहते हैं कि मेरे विचार से आदर्श समाज में भी पिछड़े वर्ग को पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। जो वर्ग पिछड़े हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या जातिगत रूप से हो, उन्हें हर मौका दिया जाना चाहिए। उन सभी के लिए भोजन की व्यवस्था हो, चाहे विद्यालयों में उनके लिए निःशुल्क शिक्षा हो, विद्यार्थियों में उनकी प्रतिभा को उभारनी चाहिए, योग्यता के बल पर उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए, और उनमें आत्मविश्वास भरना चाहिए। हमारा समाज एक आदर्श समाज, योग्य और सक्षम समाज तभी बन सकेगा जब ये सब हम करेंगे। यदि ऐसा किया जाए तो प्रतिभाएं विकास कर पाएंगी, अर्थात जिन बच्चों में जो गरीब बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल जो या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग के क्यों नहीं, अगर हम उन्हें प्रोत्साहन नहीं देंगे तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जहाँ सब लोग काम करने की इच्छा रखते हो, देश, जाति और प्रगति के लिए जीना चाहते हो, वही एक आदर्श और सुंदर समाज है। ऐसा बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं कि जहाँ पर सब लोग एक साथ जीवन जीने की कल्पना करते हो, उनमें कोई भेदभाव ना हो, तो मैं मानता हूँ कि वही आदर्श समाज है। तो छात्रों, ये पार्ट था मेरी कल्पना का आदर्श समाज। कुछ क्वेश्चन मैं आपको पार्ट से संबंधित, जैसे पहला क्वेश्चन है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर का क्या तर्क है। तो उन्होंने सबसे पहले आपत्ति लगती है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के एक साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लेता है। इसलिए वो कहते हैं कि जो जाति प्रथा है वो एक ही व्यक्ति को एक ही जाति में बांध कर रखता है और बाद में उनकी भूखे मरने की नौबत आ जाती है। इसलिए उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसे काम देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण है, कैसे। वास्तव में ये सत्य है, क्योंकि जाति प्रथा में हमारे समाज में जब जाति प्रथा का प्रचलन चलता है, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे में बांध देती है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था कि एक लोहार का बेटा, अगर उसे कहा जाए कि तुम लोहार के बेटे हो और या लोहार तुम्हारी जो जाति है, तुम्हें सिर्फ यही काम करना है कि तुम लोहे के औजार बनाओ या जो भी है तुम वही बनाओगे, और उसे किसी और पेशे को चयन करने का अवसर नहीं दिया जाएगा, तो उनके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उनके पिता ने लोहार का काम बहुत अच्छे से किया तो वो भी बहुत अच्छे से करेंगे। इसीलिए व्यक्ति को उसके परिश्रम के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार काम देना चाहिए, उसकी क्षमता, कैपेसिटी के अनुसार उसे काम देनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, लेखक के मत से दास्ता की व्याख्या और परिभाषा दीजिए। तो लेखक अर्थात बाबा साहेब चिंतन मनन से उन्होंने कहा है कि किसी भी विदेशी ताकतों को निकाल तो हम लेते हैं, परंतु आज़ाद होने के बाद भी अगर हमारे मन में किसी का डर है और समाज से हम डर रहे हैं कि नहीं समाज क्या बोलेगा, उससे डर रहे हैं, तो वो भी एक दास्ता है। दास्ता करते एक गुलामी है, हम गुलाम हैं फिर भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अंग्रेज बहुत पहले चले गए, परंतु अगर कोई विदेशी अंग्रेज आता है और हम अपने देश में उसके आने से भी बहुत कुछ परिवर्तन चाहते हैं, जो कि हमारे देश के आम लोगों के लिए वो परिवर्तन नहीं है, और बहुत कुछ साफ सफाई कर लेते हैं क्योंकि विदेशों से लोग आ रहे हैं, तो ये सरासर क्या है, हमारी गुलामी तो है कि हम स्वतंत्र होकर भी उनके अधिकार में ही जी रहे हैं, उनको दिखाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो तब हम दास्ता से अर्थात गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते, तो तभी भी हमारी क्या है, ये अधूरी स्वतंत्रता है। तो छात्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। बाकी जो चौथा और पांचवा प्रश्न है वो आप स्वयं से करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ में आपको आपको बहुत जल्द वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे। तब तक ले आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत साधारण शब्दों में मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट भाग में हम रिवीजन पढ़ेंगे, ये अंतिम पार्ट था हमारा।
और आई होप कि आप बोर्ड परीक्षाओं की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से तैयारी आपको करनी भी चाहिए। जो भी समस्या आपको हिंदी विषय के अंतर्गत आ रही हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संपर्क करें। तब तक के लिए धन्यवाद।